breathing and exchange of gases। ठीक है, इस चैप्टर की अगर बात की जाए तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और नीट में यहाँ से 2 क्वेश्चंस जो है बेटा जी पूछे जाते हैं। तो यहाँ से नीट में कितने क्वेश्चन आते हैं? 2 क्वेश्चंस आते हैं। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो टोटल इसका वेटेज कितना हो गया? 8 मार्क्स। अब ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस को समझने से पहले अपन यहाँ पर एक तो रेस्पिरेशन की बात करेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है, और दूसरा यहाँ मैं बात करूंगा ब्रीदिंग के बारे में। ठीक है, दोनों प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है वो चीज अपन देखें। रेस्पिरेशन का सीधा सा मतलब है ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, और अपने अंदर एनर्जी करेंसी किस फॉर्म में होती है? एटीपी के फॉर्म में। तो एटीपी का फॉर्मेशन किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ब्रेकडाउन या ऑक्सीडेशन करके उससे एटीपी बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको अपन रेस्पिरेशन बोलते हैं। जैसे आप 6th 7th स्टैंडर्ड से पढ़ते आए C6H12O6 ग्लूकोज O2 के प्रेजेंस में टूटता है, CO2H2 बनता है, साथ में एनर्जी रिलीज होती है। तो ठीक उसी तरीके से अगर बात की जाए तो यहाँ C6H12O6 यानी ग्लूकोज क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसका ब्रेकडाउन हो रहा है, उससे क्या जनरेट हो रहे हैं? एटीपी जनरेट हो रहे हैं। तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन की प्रोसेस एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। क्या है? यूनिवर्सल प्रोसेस है। यूनिवर्सल का मतलब होता है वो जो सब टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलती है। तो यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल्स होती है, सेल्स में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, उनको आप लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और उनको अपनी रिएक्शंस करवाने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए एनर्जी या एटीपी की आवश्यकता होती है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें आपको रेस्पिरेशन मिलेगा। इस वजह से ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों टाइप के ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, क्योंकि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल्स होती है उनको लिविंग बोलते हैं, और सेल 2 टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, और उसी के बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 टाइप के हो सकते हैं। तो हर टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलती है, इस वजह से इसको आप यूनिवर्सल प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस यूनिवर्सल है और सभी टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से इसमें एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। अब जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है उसको आप क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। क्या बोलते हैं उसको? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोलते हैं। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड which oxidize in respiration। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है, जिसके ऑक्सीडेशन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसको आप रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोलते हैं। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है ये कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड भी हो सकता है, लिपिड भी हो सकता है। तो मे बी ए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक
एसिड। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आरएनए दोनों रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तौर पे काम कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि ये काम कर सकते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तौर पे, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तौर पे यूज हो सकते हैं, पर इसमें कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इसका एग्जांपल है आपके ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या है? मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है ग्लूकोज। यानी ज्यादातर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तौर पे किसको यूज किया जाता है? ग्लूकोज को। आपने एक चीज और सुनी कि जो लोग हेल्दी होते हैं या थोड़े मोटे होते हैं उनको डाइटिंग के लिए बोला जाता है और एक्सरसाइज ज्यादा करने के लिए बोला जाता है। अब डाइटिंग का मतलब वहां पर क्या है कि कार्बोहाइड्रेट कम लिया जाए, कार्बोहाइड्रेट कम लिया जाए, और एक्सरसाइज ज्यादा होगी तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस ज्यादा होगी, ज्यादा एनर्जी का यूज होगा, ज्यादा एनर्जी डिमांड होगी। एक तरफ तो ज्यादा एनर्जी डिमांड कर दी, दूसरी तरफ कार्बोहाइड्रेट को कम कर दिया। कार्बोहाइड्रेट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तौर पर काम आ रहा था, अब कार्बोहाइड्रेट वो ले नहीं पा रहा है तो बॉडी जो एक्स्ट्रा फैट जमा होता है, बॉडी में एक्स्ट्रा फैट जो जमा होता है उसको रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तौर पर यूज करना शुरू हो जाती है, और इसी को अपन फैट बर्निंग भी बोलते हैं। डॉक्टर बोलता है ना फैट बर्न करो अपना, तो फैट बर्न करने का मतलब कार्बोहाइड्रेट को कम कर दो, जिससे बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट जमा होगा वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तौर पे यूज होगा, और उसके ऑक्सीडेशन से बॉडी एनर्जी बनाएगी तो फैट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और ऐसे ही अगर मान लो इन दोनों की कमी होगी तो फिर प्रोटीन, प्रोटीन के बाद फिर न्यूक्लिक एसिड, ऐसे धीरे धीरे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तौर पे जैसी डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग वो यूज होते रहेंगे। पर मोस्ट कॉमन जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है जो सामान्य तौर पर यूज किया जाता है वो कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट है, और ग्लूकोज इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। ग्लूकोज यहाँ पर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तौर पर सामान्यतः यूज किया जाता है। दूसरी तरफ अपन ब्रीदिंग की बात करेंगे, पर उससे पहले रेस्पिरेशन की मैं बात करूं तो ये 2 टाइप का हो सकता है बेटा जी आपके, और किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ O2, O2 का यूज होता है या नहीं होता है उसके बेसिस पे। तो एक तो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा होता है बेटा जी एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर बेटा O2 का यूज होता है, O2 का यूज इसमें होता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में O2 का यूज नहीं होता है। जहां पर O2 का यूज होता है वहां पर जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होगा वो कंप्लीट ऑक्सीडाइज होता है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन आपको देखने को मिलेगा, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपको क्या मिलेगा? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ठीक है, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो वहां पर बेटा जी एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो क्या मिलेगा? एनर्जी का प्रोडक्शन मिलेगा ज्यादा, क्योंकि ज्यादा बॉन्ड टूटेंगे कार्बन कार्बन के बीच में, तो एनर्जी प्रोडक्शन क्या मिलेगा? हाई मिलेगा, और इसके अंदर लो एनर्जी प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। फर्मेंटेशन का आपने नाम सुना है, फर्मेंटेशन आपके किसका पार्ट है? एनारोबिक रेस्पिरेशन के अकॉर्डिंग है, अंदर है। और एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो अपनी बॉडी की सेल्स में जो मोस्ट कॉमन है वो कौन सा है? एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा, फाउंड इन मोस्ट ऑफ सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की मोस्ट ऑफ सेल के अंदर कौन सा रेस्पिरेशन मिलता है? एरोबिक। एनारोबिक रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा, ये आपको कहां पर मिलता है? ये आपको मिलता है इन
मेच्योर आरबीसी, अपनी जो मेच्योर आरबीसी तो उसके अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा अपनी जो मसल्स होती है उनमें एक होता है व्हाइट मसल फाइबर। ऑन व्हाइट मसल फाइबर सेल्स के अंदर भी ये देखने को मिलता है। ठीक है, अब इन दोनों सेल्स के अंदर मेच्योर आरबीसी के अंदर बेटा जी माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। और व्हाइट मसल फाइबर के अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बहुत कम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। तो यहाँ पर जनरली क्या मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया का यूज होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस में अपन आगे देखेंगे, जब रेस्पिरेशन इन प्लांट अपन पढ़ते हैं तो उसमें एक आता है क्रेब साइकिल और ईटीसी। तो क्रेब साइकिल और ईटीसी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता होती है और वो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ही देखने को मिलते हैं। इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया काफी इंपॉर्टेंट रोल एरोबिक रेस्पिरेशन में करता है। तो यहाँ पर आप एक चीज और याद रख सकते हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका यूज होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का यूज इसके अंदर होगा, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का यूज नहीं होता है, यूज इसमें नहीं होता है। तो अपनी जो मेजर आरबीसी है उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलता। व्हाइट मसल फाइबर्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं मगर नाम मात्र के माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों सेल्स के अंदर जो रेस्पिरेशन मिलता है वो कौन सा मिलता है, एनएरोबिक। तो अपनी बॉडी की कुछ सेल्स के अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन मिलता है, जबकि मोस्ट ऑफ द सेल्स में कौन सा मिलता है, एरोबिक रेस्पिरेशन मिलता है। अब दूसरा टर्म आता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग रेस्पिरेशन से कैसे ये टर्म अलग है वो चीज देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई भी एक इंडिविजुअल है, इस इंडिविजुअल की अगर मैं बात करूं तो ये मान लीजिए इसके लंग्स है, ये इसके लंग्स, ठीक है, और ये एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर गैसेस है जैसे O2 है, और आपकी बॉडी के अंदर जो ये इंटरनल ऑर्गन है, टिश्यू है, इन टिश्यू ने क्या किया, मेटाबॉलिक रिएक्शन से CO2 प्रोड्यूस किया। तो CO2 को बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है, ठीक है, और O2 को मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए अंदर लाना जरूरी है। तो यहाँ पर आपकी बॉडी के मोस्ट ऑफ द ऑर्गन जो होते हैं वो इनसाइड में होते हैं, और उन तक O2 CO2 जो है सीधा एक्सचेंज वहां नहीं हो पाती। तो वहां क्या होता है कि एटमॉस्फेयर के साथ सीधा वो कांटेक्ट में नहीं होने की वजह से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जैसे लंग्स होते हैं उनकी जरूरत होती है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की इसमें जरूरत होती है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या करता है, लार्ज अमाउंट में इसको कलेक्ट करता है O2 को, लार्ज अमाउंट में CO2 को कलेक्ट करके बाहर फेंकता है और O2 को टिश्यूज के पास ट्रांसफर करता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड। तो ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, gaseous exchange between atmosphere and respiratory organ। इसका मतलब क्या है, gaseous exchange between respiratory organs, कौन सा है अपने अंदर, अपने अंदर जैसे लंग्स है, एंड एटमॉस्फेयर। इसी को आप क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेंटिलेशन। इसी को आप क्या बोलते हैं, वेंटिलेशन बोलते हैं। गैसेस एक्सचेंज हो रहा है लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में, इसी को ब्रीदिंग और इसी को वेंटिलेशन बोला जाता है। अब देखिए जो बड़े ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर ऑर्गन इनसाइड में है, ज्यादातर ऑर्गन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, तो वहां पर आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ब्रीदिंग की जो प्रोसेस होती है बेटा जी, ये लिमिटेड प्रोसेस होती है, यानी कुछ हायर ऑर्गेनिज्म तक ही ये सीमित है, जबकि रेस्पिरेशन क्या होता है, यूनिवर्सल प्रोसेस होता है। तो ब्रीदिंग के बारे में ध्यान रखिएगा, ए लिमिटेड प्रोसेस, क्योंकि ये हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही देखने को मिलता है, हायर एनिमल्स के अंदर ही देखने को मिलता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन जहां पर होंगे वहां पर ब्रीदिंग में देखने को मिलेगी, इस वजह से लिमिटेड प्रोसेस है।
जबकि रेस्पिरेशन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग के बीच का डिफरेंस का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में।